हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल्स और फिनॉल्स को फिनिश कर लिया है। अब बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, कौन कौन से मेथड ईथर के प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इट इज लैब मेथड फॉर डाई इथाइल ईथर। लैब मेथड, तो लैब मेथड में देखिए क्या से जाते हैं। दिस इज कॉल्ड विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन, लैब मेथड को क्या कहते हैं? विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। तो लैब मेथड इज कॉल्ड विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। और इस प्रोसेस के अंदर ओवरऑल देखें क्या काम करते हैं। इथेनॉल इज हीटेड विथ concentrated sulfuric acid. Ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 110 degree centigrade. Ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 110 degree centigrade. Then it gives ethyl hydrogen sulfate. Then it gives ethyl hydrogen sulfate. क्या कंपाउंड बनता है? ethyl hydrogen sulfate. Then it gives ethyl hydrogen sulfate. Then it is boiled with excess of ethanol. Then it is boiled with excess of ethanol. Then it is boiled with excess of ethanol at 140 degree centigrade. At 140 degree centigrade, and now it gives diethyl ether boiled with excess of ethanol at 140 degree centigrade. Then it gives diethyl ether. Diethyl ether तब क्या बनाएगा? ये diethyl ether का फॉर्मेशन करेगा। Then it gives diethyl ether. तो the process is clear now. When ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 110, then it gives ethyl hydrogen sulfate. And when the compound ethyl hydrogen sulfate is boiled with excess of alcohol, और ethyl hydrogen sulfate को जब हम excess of alcohol में दोबारा बॉइल करते हैं about 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा। Then this time it is converted into diethyl ether. तो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा diethyl ether। तो ये पहला मेथड है फॉर्मेशन का। अब देखते हैं प्रोसेस को। तो C2H5OH plus sulfuric acid is H plus, HSO4 minus is there. At 110 it gives ethyl hydrogen sulfate. C2H5 HSO4 is the ethyl hydrogen sulfate और वाटर यहां से लॉस हो जाएगा। यहां से जो अल्कोहल से प्रोटॉन आएगा ये वाटर को रिलीज कर लेगा, है ना। अब बना C2H5 HSO4 ethyl hydrogen sulfate. Again it is boiled with excess of ethanol. इसको इथेनॉल के एक्सेस में लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तब ये यहां से फिर से देखिए H2SO4 रिलीज कर देगा एंड नाउ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू डाईइथाइल ईथर। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा डाईइथाइल ईथर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज किया था और प्रोडक्ट के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है तो इट इज इनिशियली कंसीडर्ड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू कैटलाइज अगेन द रिएक्शन, बट देयर इज नो स्ट्रेंथ इन बाय प्रोडक्ट टू वर्क एज मेन रिएक्टेंट। बाय प्रोडक्ट में ऐसी
कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रिएक्टिविटी नहीं रह जाता है कि वो वापस से रिएक्शन को कैटालाइज करे। बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द प्रोडक्ट, तो एक लाइन ध्यान रखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, due to formation of H2SO4 as a byproduct, due to formation of H2SO4 as a byproduct, this reaction is known as continuous etherification. This reaction is known as continuous etherification. तो फिर से एज अ बाई प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस होता है मेन प्रोडक्ट के साथ, मतलब डाई इथाइल ईथर के साथ H2SO4 वापस से सिंथेसिस होता है। तो मैंने आपको बताया कि पहले इसको ऐसा सोचते थे या ऐसा मानते थे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो वापस से रिएक्शन को कैटालाइज करने का, वापस से रिएक्शन को कैरी ऑन करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। बट फिर फाइनली क्या ध्यान रखना है, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो वापस से रिएक्शन को कैटालाइज कर पाए। तो दिस इज अबाउट द विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। दो रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम एक ही नाम से हैं लगभग, तो बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 110 पर बॉईल किया, फिर एक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ 140 डिग्री पर बॉईल किया, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। इस रिएक्शन में वापस से क्या फॉर्म हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। दूसरा जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया था हैलाइड्स में भी। तो विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर ethers of, also used to prepare ethers of different kind of alkyl group, ether of different kind of alkyl group, different kind के alkyl group का ईथर भी इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आगे बात करते हैं। तो व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड reacts with alkyl halide, sodium alkoxide reacts with alkyl halide, then it gives ether। तब क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड, सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड टू गिव ईथर। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, तब हमको एज अ कंपाउंड मिल जाता है ईथर। तो ईथर्स आर द कंपाउंड इन दिस रिएक्शन। जैसे हमने सिंपली CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो देयर इज चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, CH3OCH3 प्लस NaI। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन। तो ये हुआ आपका मिथॉक्सीमीथेन का फॉर्मेशन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। ओके, C2H5ONA plus C2H5I. Now the compound is ready.
C2H5O, C2H5 इज द कंपाउंड, तो C2H5O, C2H5 यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा और क्या बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, NaI बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो NaI इज एलिमिनेटेड दैट टाइम। C2H5ONa प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो नाउ द प्रोडक्ट इज C2H5ONa, C2H5ONa, मिथॉक्सी इथेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, क्या कहेंगे, ऊपर वाले को डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन, एंड दिस टाइम इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन, तो इसको कहेंगे मिथॉक्सी इथेन, बिकॉज द ऑक्सीजन इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द लोअर कार्बन मेंबर इन IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स by Williamson synthesis process, by Williamson synthesis reaction। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होता है, और ये सभी प्राइमरी मेंबर्स थे, तो प्राइमरी मेंबर्स गिव रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म, तो प्राइमरी मेंबर्स का जो रिएक्शन होता है वो किसको फॉलो करता है, बाय SN2 मैकेनिज्म। तो प्राइमरी members give this reaction by SN2 mechanism, और SN2 mechanism के बारे में आपको मालूम है, इसमें पहले इंटरमीडिएट बनेगा एंड दैट इंटरमीडिएट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो जैसे सोडियम इथॉक्साइड है, तो सोडियम इथॉक्साइड आसानी से ब्रेक करके C2H5O नेगेटिव में जाएगा और Na पॉजिटिव जनरेट करेगा, दिस मेंबर जनरेट द Na पॉजिटिव। अब C2H5I अगर हम लेते हैं, C2H5I प्लस C2H5O नेगेटिव इज द हियर न्यूक्लियोफाइल, तो C2H5O यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। तो C2H5O, नाउ इट इज C2H5O, C2H5 और ये आयोडीन, पहले यहां से इस तरीके का ये इंटरमीडिएट बनाएगा, ये C2H5 नेगेटिव पोल था, तो पॉजिटिव वाला पोल आकर के अटैच हो जाएगा यहां पे, और दिस पॉजिटिव पोल इज अटैक टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। यहां पर ये बॉन्डिंग अभी कंप्लीट नहीं रहेगी क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है ये, तो देयर इज ट्रांजिशन स्टेट, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, देयर इज ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये इथाइल यहां पे कनेक्ट हो जाएगा फाइनली, और आयोडाइड माइनस बाहर चला जाएगा, I माइनस इज लीव द प्लेस, है ना, दिस इज लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जो आपका ग्रुप था यहाँ पे C2H5O वो अटैच हो जाएगा C2H5I के साथ। तो दिस इज द SN2 मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, तो ये SN2 मैकेनिज्म है जिससे ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांजिट कुछ नहीं, केवल ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेंबर्स होंगे तो SN2 मैकेनिज्म से जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस पर, तो अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास जो सेंटर है वो टर्शरी है, देयर इज टर्शरी ऑक्साइड, तो ऑक्साइड कैसा है, टर्शरी का है, ओके, ONa, और इसके साथ साथ ये C2H5I, तो यहां पे चार्ज जो डेवलप होगा वो कैसा, पॉजिटिव, और यहां पे चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाले हिस्से से आकर के जुड़ जाएगा। अब बाय SN अगर मैं इसको आइडेंटिकली ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नॉन आइडेंटिकल भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होगा तो एज इट इज ही, ठीक है। तो ये CH3I ले लिया मैंने, तो एक जैसा सिमेट्रिक हो जाएगा पूरा, तो ये हो गया CH3 ONa और CH3 और ये O के साथ आ जाएगा CH3 और NaI यहां से
एलिमिनेट हो जाएगा। टर्शरी है तो किसको फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। टर्शरी ग्रुप है तो किसको फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और ये फाइनली ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक टिपिकल सिचुएशन थी, वो भी मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था, फिर से याद कर लेते हैं। देखो, टर्शरी का अगर एल्कोक्साइड है, इफ द एल्कोक्साइड इज टर्शरी, अल्कोक्साइड इज टर्शरी, देन इट गिव ईथर। अगर एल्कोक्साइड टर्शरी पर है तो वो क्या बनाएगा? ईथर बनाएगा। ठीक है, टर्शरी पर अगर एल्कोक्साइड है तो वो ईथर बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को हमने ऐसा करने की कोशिश किया, CH3 CH3I, halide is tertiary now and the alkoxide is primary now। तो ये जो प्राइमरी एल्कोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसलिए जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन आएगी तो टर्शरी का जो हैलाइड है उसमें आपको पता है कि टर्शरी कंपाउंड आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, आसानी से डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। एलिमिनेशन इज वेरी इजियर इन केस ऑफ टर्शरी। तो नाउ द प्रोडक्ट इज नॉट ईथर। अब ईथर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, देयर इज नो ईथर इज द प्रोडक्ट। तो यहां पर ईथर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। टर्शरी के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के कारण ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन लॉस करेगा और सीधे सीधे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और ये बन जाएगा आपका CH3OH प्लस Na। I इज द बाय प्रोडक्ट। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको अपर साइड पे लिख देता हूं। तो टर्शरी ऑक्साइड के केस में ईथर बनेगा, जबकि टर्शरी हैलाइड के केस में ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि जो दूसरा कंपोनेंट है आपका दैट इज CH3ONA। तो CH3ONA जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। CH3ONA इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल and strong base and strong base, strong nucleophile and strong base. It leads the elimination reaction, leads the elimination reaction, और ये elimination reaction करेगा, विलोपन अभिक्रिया है ना, elimination reaction करेगा ये। It leads the elimination reaction and the product is अल्कीन, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। कई बार क्या होता है, बायोमैकेनिज्म समझने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैंने बार बार इसको आपको रिकॉल करके दिया है। ठीक है ना, कि टर्शरी का अल्कोक्साइड होगा तो ईथर बनेगा, टर्शरी का हैलाइड होगा तो ईथर नहीं बनेगा। इट गिव्स 2-methyl propene और इट गिव्स अल्कीन्स। तो टर्शरी ऑक्साइड के केस में एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि CH3ONA जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है, और टर्शरी के साथ जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को अप्लाई करते हैं तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। इट ब्रिंग्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, इट ब्रिंग्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब ये 2 बार हो गया, तो अब अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको ये बात, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा सोडियम फेनॉक्साइड, तो दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड, और फेनॉक्साइड आयन इटसेल्फ स्टेबल है, तो सोडियम फेनॉक्साइड प्लस मिथाइल आयोडाइड, एल्काइल हैलाइड। तो नाउ अगेन इट गिव्स मिथॉक्सी बेंजीन। यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा आपके पास मिथॉक्सी बेंजीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनीसॉल, इसको हम एनीसॉल भी कहते हैं। तो एनीसॉल इज द प्रोडक्ट, एनीसॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। एंड अनदर sodium phenoxide with ethyl iodide, sodium phenoxide with ethyl iodide, तो NaI is released during the process and now
इथॉक्सी बेंजीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो यहां पे बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन और NaI बाहर निकल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी बेंजीन और फेनिटॉल, इसको हम फेनिटॉल भी कहते हैं, फेनिटॉल, इथॉक्सी बेंजीन और फेनिटॉल इज द कमर्शियल नेम ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो ये ईथर का फॉर्मेशन है विलियमसन सिंथेसिस से, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। अब बात करते हैं अगले और कुछ प्रोसेसेस के बारे में। अगला जो प्रोसेस है उसमें हम लोग बात करेंगे तीसरा, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट के केस में अल्कोहल बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो दैट इज द रिएक्शन। Rex is the alkyl halide and Ag2O is the reactant here, and now it gives 2AgI with 2AgX with ROR, तो ये बना ईथर और ये 2AgX। ओके, एक नॉर्मल कंपाउंड से भी कर लेते हैं, C2H5I plus C2H5I, तो 2 molecules of C2H5I with silver oxide Ag2O, तो again this compound leads the formation of diethyl ether, okay, or ethoxy ethane plus 2AgI, ethoxy ethane is the product of the reaction, तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं इथॉक्सी इथेन। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब करेंगे, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, देन इट गिव ईथर। इफ देयर इज कंडीशन इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, और अगर कंडीशन ऐसी है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2O, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, मॉइस्ट Ag2O, इट मींस व्हाट, Ag2O कंटेंट मॉइस्चराइजर, तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तब उस कंडीशन में सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हाइड्रोक्साइड, एंड नाउ इट रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू गिव ईथर, अल्कोहल, सॉरी, इट गिव अल्कोहल, ओके, एंड Agx इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, Agx इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट बनेगा Agx। ठीक है, इट इज क्लियर। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन वेपर्स ऑफ अल्कोहल इज पास ओवर द हीटेड एल्यूमिना, थर्ड वन, फोर्थ वन, when vapors of alcohol, when vapors of alcohol pass over the vapors of alcohol pass over the heated alumina, Al2O3 is the alumina, heated alumina at 250 degree centigrade, at 250 degree centigrade, then it give ethers, तब क्या बनाएगा कंपाउंड, ethers बनाएगा। तो vapor of alcohol is pass over the heated alumina at 250 degree centigrade, then it gives ether। तो vapors of alcohol को जब हीटेड एल्यूमिना से पास करेंगे तब आपको कंडीशन फिर से ध्यान रखनी है, बिकॉज वन मोर रिएक्शन इज देयर। तो एल्यूमिना से जब अल्कोहल की वेपर्स को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास करेंगे तो इट गेट एलिमिनेट वाटर,
वाटर एलिमिनेट कर देगा एंड नाउ द कंपाउंड इज C2H5O C2H5 प्लस वाटर। क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 प्लस वाटर इज द कंपाउंड फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या कंपाउंड बनेगा? इस रिएक्शन का कंपाउंड बन जाएगा ईथर। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 250 की जगह 350 हो जाए तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में सभी चीजें जो है वो रियलिटी में होती है। जो अगर कोई चीज आई, कोई अगर अपने रूल को वायलेट कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो वहां पर फिर हम उसका लॉजिक सर्च करते हैं, बट इट इज द रियलिटी, कहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगली कंडीशन देखते हैं, मैं उसको फिर से ब्लॉक में ले लूंगा। तो when vapors of alcohol pass over the heated alumina at 350 degrees centigrade. Vapors of alcohol pass over the heated alumina at 350 degree centigrade. Then it gives alkene. तब क्या बन जाएगा? Alkenes are the product. तो इस टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन होगा। इट मीन्स द एलिमिनेशन रिएक्शन ब्रिंग्स आउट, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कीन इज द प्रोडक्ट दिस टाइम, ओके। तो अगर टेम्परेचर 350 है तो क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा 350 विद एल्यूमिना, ओके। तो नाउ ब्रिंग्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आया इथाइलिन प्लस वाटर, इथाइलिन प्लस वाटर। और जब 250 का टेम्परेचर रहता है तब क्या बनता है? देन इट गिव्स ईथर। तो 250 पे ईथर और 350 पे एल्कीन बनेगा, ओके। तो नाउ अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, about the next reaction. So there is the reactions which is used to form ethers. Williamson continuous etherification is the lab process. Williamson synthesis is also used to make ethers, and it is very common and industrial process which is also used to prepare mixed type of ether, mixed type of alkyl group, okay. तो Williamson synthesis हो गया। इसके बाद अगले प्रोसेस पे बात करते हैं, फ्रॉम डाईएजोमीथेन। तो यहां पे आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है? डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला याद रखना है। देयर इज मिथेनॉल प्लस डाईएजोमीथेन, CH2N2 is the formula of diazomethane, and now it gives CH3O CH3 प्लस नाइट्रोजन। तो अल्कोहल को जब डाईएजोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहल्स इज ट्रीटेड विथ डाईएजोमीथेन। अल्कोहल्स की रिएक्शन जब डाईएजोमीथेन के साथ करते हैं तब बनता है ईथर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का प्रेजेंस और स्लाइटली इसको हीट करेंगे। नाउ C2H5OH प्लस CH2N2 is the formula of diazomethane. Then it gives methoxyethane. Methoxyethane is the product of the reaction and N2 is eliminated. So this is called formation of alcohol, formation of ether from diazomethane. How to convert diazomethane into ether? ओके, अगले रिएक्शन पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो डाईएजोमीथेन से ईथर कैसे बनाते हैं ये भी देख लिया हमने। नेक्स्ट मेथड ड्राहाउज़ल्स प्रोसेस। तो ड्राहाउज़ल्स प्रोसेस में ईथर पे कैसे जाते हैं उसकी बात करते हैं। अल्कोहल्स रिएक्ट्स विथ
अल्काइल टॉलुइन सल्फोनेट, अल्काइल टॉलुइन सल्फोनेट, alcohol react with alkyl toluene sulfonate, alkyl toluene sulfonate to give ether, to give ether. Alcohol react with alkyl toluene sulfonate, alkyl toluene sulfonate to give ether. यहां से अल्कोहल का रिएक्शन है एल्काइल टॉलुइन सल्फोनेट के साथ, तो ये हुआ ROH RSO3 एल्काइल टॉलुइन सल्फोनेट, एल्काइल टॉलुइन सल्फोनेट का रिएक्शन, दिस इज द पॉजिटिव पोल, दिस इज द नेगेटिव पोल। ये मिथाइल सीधे रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, वो एसएन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से H इसके पास और ये R इसके पास, ओके, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और ये यहां से there is H SO3 is negative here, क्योंकि SO3 नेगेटिव होगा तभी R पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ले रहा है ना, तो प्रोटॉन उधर चला जाएगा, ओके। एंड नाउ ROR प्लस SO3H के साथ, SO3H के साथ टॉलुइन, SO3H तो यहां आ गया और ये हो गया आपका टॉलुइन। तो दिस इज टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, या ऐसा भी कह सकते हैं 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ ROR। तो दिस इज कॉल्ड ड्राहोजल्स प्रोसेस। अनकॉमन है, मोस्टली बुक्स में नहीं है, बट ठीक है, ईथर प्रिपरेशन का एक रिएक्शन है तो इसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। नंबर 1 मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर आर गैसेस, डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर गैसेस स्टेट में मिलते हैं। अदर हायर मेंबर्स, other members are volatile liquid, अदर मेंबर्स जो हैं वो volatile liquid के फॉर्म में मिलते हैं, हाईली volatile होते हैं ईथर, हाईली volatile होते हैं ईथर, है ना। तो अदर मेंबर्स आर volatile liquids। बॉइलिंग पॉइंट डाई मिथाइल ईथर के लिए, डाई मिथाइल ईथर के लिए -25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि डाई इथाइल ईथर के लिए +34 डिग्री सेंटीग्रेड, +34 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये रूम टेम्परेचर के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद फिर वो भी इवोपरेट कर जाएगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर देयर डाई मिथाइल ईथर के लिए और डाई इथाइल ईथर के लिए। वॉलेटाइल होते हैं ईथर बाय नेचर, ये हम लोगों ने बात कर लिया। और ईथर्स जो है वो ईथर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ईथर्स आर less soluble in water, less soluble in water. Ethers are less soluble in water, and the solubility is due to formation of
solubility is due to formation of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding, solubility is due to intermolecular hydrogen bonding with water. और जो solubility है वो वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण है। अपने आप इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ईथर के अंदर सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो वाटर इज देयर, ओके। तो डेल्टा पॉजिटिव, there is delta negative, so there is the trend of hydrogen bonding. Here is again delta positive, so another molecule can join with this, okay. So there is formation of hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर किसके साथ बनाएगा? वाटर के साथ बनाएगा। उसका इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो ईथर्स आर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो सॉल्युबल रहता है ईथर पानी के अंदर, लेकिन एज कंपेयर टू जब हम अल्कोहल के बात कर रहे हैं तो अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल के कंपैरिजन में ईथर्स का सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा, क्योंकि जो अल्कोहल्स हैं उनमें इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अल्कोहल के अंदर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहती है अल्कोहल्स के अंदर, ठीक है। तो इट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा? ROR, ROR। और इसके पास दो लोन पेयर भी है, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया? sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर इज देयर, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 होगा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर अगर रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, नियर अबाउट 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास का बॉन्ड एंगल आना चाहिए, लाइक वाटर, जैसा वाटर में आता है। बट द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर्स इज मोर देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ईथर के अंदर फिर से आ रहा है। तो क्या ध्यान रखेंगे? द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर्स, द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर्स, द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर्स आर more than normal tetrahedral bond angle, more than normal tetrahedral bond angle, normal tetrahedral bond angle. It means more than 109 degree 28 minutes, more than normal tetrahedral bond angle. Because of repulsive interaction force, because of repulsive interaction force of alkyl group, because of repulsive interaction force of alkyl group। तो ईथर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से थोड़ा ज्यादा रहता है, लाइक 110, 111 के आसपास का बॉन्ड एंगल आपको ईथर में देखने को मिलेगा। तो ईथर के जो बॉन्ड एंगल हैं वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा हैं, क्योंकि ईथर के अंदर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उसका रिपल्सिव इंटरैक्शन फोर्स काम करता है। अन्योन क्रिया कहेंगे इसको, अल्किल समूहों की अन्योन क्रिया, है ना, जिसके कारण ईथर के जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके, तो मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि वो
sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है और बेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके पास डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर है तो डाइपोल होना कंपलसरी हो गया है ना, बेंट स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल रहेगा। और ईथर का जो डाइपोल मूवमेंट रहता है, म्यू फॉर ईथर इज 1.71, ये तो अल्कोहल का डाइपोल मूवमेंट है। तो ईथर्स हैविंग सम डाइपोल मूवमेंट, तो 1.18 डिबाई होता है, तो म्यू इज 1.18 डिबाई। ईथर के लिए जो डाइपोल मूवमेंट है वो 1.18 डिबाई है, तो द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईथर इज 1.18 डिबाई। नाउ इसके बाद अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। ईथर का जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से स्लाइटली ज्यादा है। द लॉजिक इज रिपल्सिव इंटरैक्शन फोर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्किल मूलकों की अन्योन प्रतिकर्षी क्रिया के कारण, एल्किल मूलकों की अन्योन प्रतिकर्षी क्रिया के कारण, क्योंकि अल्काइल ग्रुप भी पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं और यहां भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं इट इज पॉजिटिवली चार्ज, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। और रिपल्शन, अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से स्लाइटली बढ़ जाएगा। देन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो ईथर्स क्या करते हैं, क्योंकि ईथर गैस स्टेट में, इट मींस इट इज इन एटमॉस्फेयर, ईथर्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और ईथर्स मोबाइल वेव्स को भी ट्रांसफर करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो मोबाइल वेव्स होती है उसको ट्रांसफर करने का काम भी ईथर करते हैं। तो ईथर्स पेरोक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन ओजोन अगर स्प्लिट होगा, एटमॉस्फेरिक ओजोन अगर स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ nascent ऑक्सीजन, nascent ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड nascent ऑक्सीजन। तो इसको हम कहेंगे nascent ऑक्सीजन। अब ये ईथर की सिचुएशन देखिए कैसी है। तो ईथर्स आर लाइक दिस, इट हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। It is with this nascent oxygen, ether is going to combine by transfer their lone pair of electron, अपने लोन पेयर को इसके पास ट्रांसफर कर सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां से इसने क्या बनाया, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड, ओके। एक्सप्लोसिव लिक्विड रहता है ये, एक्सप्लोसिव लिक्विड, तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ये, डाई इथाइल ईथर गेट एक्सप्लोड, ओके। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो ईथर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ईथर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और पेरोक्साइड जो है अनस्टेबल कंपाउंड है और वो एक्सप्लोड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद इटसेल्फ, ठीक है। तो इट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। अब ईथर्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ईथर्स आर लोइस्ट बेसिस। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। तो due to presence of lone pair of electron, ethers behaves as lowest base,
तो लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ईथर लुईस बेस के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ईथर लुईस बेस के जैसा बिहेव करते हैं। एंड कंबाइंड विथ लुईस एसिड, और ये लुईस एसिड के साथ कंबाइंड हो जाता है। कंबाइंड विथ लुईस एसिड, कंबाइंड विथ लुईस एसिड। तो देखो जैसे ये कंपाउंड है आपका ROR हैविंग 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन द बैलेंस सेल ऑफ बोरॉन, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 3 इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोराइड्स। तो नाउ 6 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, इसके पास बैलेंस सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के, तो पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये है ना, पेयर गेन कर सकता है। तो नाउ ROR with boron trifluoride is forming a coordinate compound is called etherate, इसको कहते हैं ईथरेट। तो there is dialkyl ether of boron trifluoride etherate, this compound is called boron trifluoride etherate, boron trifluoride etherate। तो boron ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। तो ईथरेट्स क्या होते हैं, क्लियर? जब कोई लोइस बेस लोइस एसिड के साथ, लोइस बेस इज द ईथर, जब कोई ईथर एज अ लोइस बेस किसी एसिड के साथ कंबाइंड होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट सच कंपाउंड इज कॉल्ड ईथरेट। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ईथरेट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग रिएक्शन पर बात करते हैं।